बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स का नेक्स्ट लेक्चर। से पहले हमने डिस्कस किया था अमाइनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है या इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज विटराइन, जो है उसको डाइपोलर आयन भी कहते हैं, उसको इंटरनल साल्ट क्या होता है, ये हमने आज डिस्कस करना है। तो ये उसी तरह आपके सामने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इसका जनरल फार्मूला हमने सबसे पहले बनाया था। ये वही स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये जो हमारे पास अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, हमने कहा था कि अल्फा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, बीटा अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, गैमा भी होते हैं, लेकिन मोस्टली नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड है, इसमें ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये भी हमने पढ़ा था। ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप हो उसको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब एक्चुअली जो अमाइनो एसिड है ये एसिडिक पोर्शन इसकी वजह से है और बेसिक पोर्शन ये होता है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है और ये अमाइनो ग्रुप बेसिक होता है। एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन डोनेट करना, और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। जैसे अगर हम एसिड बेस रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का, तो क्या रिएक्शन होगा आपको पता ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH प्रोड्यूस करता है और HCl प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो प्रोटॉन और OH आपस में मिल जाते हैं, साल्ट बनता है प्लस वाटर। तो यहाँ ये प्रोटॉन डोनर स्पीशी को हम एसिड कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी को लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक हम बेस कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल कोई एसिड या बेस रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है जिसमें एसिड का एक मॉलिक्यूल है, एक पोर्शन है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और ये दूसरा पोर्शन उसी मॉलिक्यूल का है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम जस्ट कहते हैं प्रोटॉन शिफ्ट होगा, जैसे हमने टाटोमेरिज्म में पढ़ा था 7 चैप्टर में, याद करें कि टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हिच आर डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड टाटोमर्स। ये इनोल में भी पढ़ा था हमने, इनोल जो है वो फॉर्म में भी डिस्कस किया था हमने कि टाटोमेरिज्म क्या होता है। तो प्रोटॉन जस्ट यहाँ से ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो देखें जब ये डोनेट करेगा तो ये COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, एनाइन, और ये NH2 जब प्रोटॉन गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा NH3। सवाल ये है कि NH2 प्रोटॉन क्यों गेन करता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर देकर प्रोटॉन को अकोमोडेट करता है, तो NH3 बन जाता है। और ये पहले भी पढ़ चुके हैं अमाइड मैकेनिज्म की, अमाइड फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में, कि जब भी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, यहाँ नेगेटिव क्यों आया है। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर साइमल्टेनियसली सेपरेट कॉर्नर्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इकट्ठे पाए जाएं। वैसे हमारे पास एक पॉजिटिव आयन हो तो उसको हम कहते हैं कैटायन, अगर नेगेटिव आयन हो तो उसको हम एनायन कहते हैं। तो ऐसी स्पीशी जिसमें बैक वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हों तो उसको जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, जो ज्विटर एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हाइब्रिड आयन। हाइब्रिड आयन का मतलब यहाँ क्या होगा, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा करैक्टर रखने वाले ऑर्बिटल्स, sp2 s और p करैक्टर रखने वाला, sp3d sp और d करैक्टर रखने वाला, sp s और p करैक्टर रखने वाला। इसी तरह ऐसी स्पीशी जो पॉजिटिव आयन की साइड भी रखती हो, कैटायनिक प्रॉपर्टीज भी शो करती हो, एनायनिक भी, पॉजिटिव चार्ज भी हो एंड नेगेटिव चार्ज भी हो, तो दोनों करैक्टर रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड आयन। जिसका जो जर्मन लैंग्वेज से है जिसका नाम क्या होगा? ज्विटर आयन भी इसको कहते हैं। दो आयन है इसलिए इसको डाइपोलर आयन भी कहते हैं। चूंकि ये एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, तो इससे क्या बनता है? हमारे पास साल्ट बनता है, इसलिए इसको साल्ट तो कहते हैं, लेकिन इसको हम साथ के लिख देते हैं वर्ड इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब हुआ? वैसे हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का या अमोनिया प्लस HCl का, तो वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही लेन देन हुआ है, एक ही स्पीशी के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए इसको हम कह देंगे कि ये बना साल्ट है, इसलिए इसको हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं। ज्विटर आयन किस वजह से कहते हैं? हाइब्रिड आयन की वजह से। डाइपोलर आयन का मतलब भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइमल्टेनियसली इसके ऊपर आ रहे होते हैं। उसके बाद आप देखें कि एक्चुअली जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है वो इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ये बात आपने याद रखनी है।
जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं, डाइपोलर आयन कहते हैं, इंटरनल साल्ट कहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करें ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं, जिस सोल्यूशन में ये पड़ा हुआ है से वाटर है, तो उसकी पीएच जो है वो सपोज जो है उसकी पीएच जो है वो 7 है, तो इसको हम कह देंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल होगा क्योंकि पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अगर ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। और अगर ये 10 मॉलिक्यूल्स है तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव होंगे, तो ओवरऑल ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल होगा। इसलिए अगर इस न्यूट्रल अमाइनो एसिड को, अगर इस न्यूट्रल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल को पानी के सॉल्यूशन में रखें जिसकी पीएच 7 हो और इसको किसी सेल में रख दें, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रख दें, तो आप बताएं कि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये किस तरफ मूव करेगा, तो ये ना एनोड की तरफ मूव करेगा ना कैथोड की तरफ मूव करेगा। क्या वजह है इसकी, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो इट विल बिहेव एज ए न्यूट्रल स्पीशी, इट विल नॉट मूव आइदर टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, ये एनोड और कैथोड की तरफ मूव नहीं करेगा, करंट शो नहीं करेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच ऐसी हो कि ये ना एनोड की तरफ जाए ना कैथोड की जाए, यानी करंट शो ना करे, कंडक्शन ना करे, तो ऐसी पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या मतलब, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं इसको हम, जिसमें ऐसी पीएच जिसमें ये ना एनोड की तरफ जाए ना कैथोड की तरफ जाए, ऐसे पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी कहते हैं। अब अगर ऐसा ना हो, पीएच उसकी 7 से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को ऐड कर देते हैं, कोई एसिड जब ऐड कर देंगे तो ये पीएच क्या हो जाएगी, पीएच विल बी लेस देन 7, यानी प्रोटॉन अब ज्यादा हो गए हैं। जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो बताओ ये नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव के पास, तो यकीनन प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जो नेगेटिव स्पीशी होगी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलेट जो आयन है, इट विल बिहेव एज बेस, बेसिक पोर्शन। यहाँ ये एसिड था लेकिन नेगेटिव आयन बन गया, तो ये कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट आपने पढ़ा था, ये कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है वो खत्म हो गया, अब ये डाइपोलर आयन नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैटाइन। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे जो अब ये कैटाइन बन गया तो किस तरफ मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने इसको रखा है तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये बात याद रखनी है। अगर आप इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 कर दें, यानी कि बेसिक मीडियम कर दें, पीएच अगर आप ग्रेटर देन 7 कर देते हैं या कोई बेस उसमें ऐड कर देते हैं, तो OH ज्यादा हो जाएंगे, तो OH अब किसके पास जाएंगे, इसके पास या इसके पास, तो इसके पास नेगेटिव तो नहीं जाएगा। OH यहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वापस, क्योंकि अब ये एसिड है, जैसे ये बेस था तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, प्रोटॉन डोनर अब ये होगा, यहाँ प्रोटॉन डोनर ये था, यहाँ प्रोटॉन डोनर ये होगा, ये प्रोटॉन वापस OH को कर देगा, तो ये वाटर बना देगा और पीछे NH2 दोबारा बहाल हो जाएगा और इसका पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव किस वजह से था, प्रोटॉन की वजह से था, प्रोटॉन चला गया तो उसका जो लोन पेयर वापस उसको मिल गया, तो NH2 दोबारा न्यूट्रल हो गया। अब नेगेटिव इसके ऊपर है। क्या मतलब समझ में आया, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर होगा, वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा, वो पॉजिटिव कैथोड एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिडिक कंपोनेंट है तो ये पॉजिटिव होगा और ये करंट भी शो करेगा और ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और करंट इस पॉजिटिव आयन की माइग्रेशन की वजह से होगा। और अगर बेसिक मीडियम है, पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो ये एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इस केस में ये जो एनाइन है ये किस तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे करंट एनाइन की मूवमेंट की वजह से होगा और ये डाइपोलर आयन इस वक्त नहीं होगा, कंडक्शन भी ये शो करेगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है कि इंटरमीडिएट पीएच लेवल पे आप आ गए हैं, तो फिर मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी अगर ये है, तो उस पॉइंट पे अगर फर्ज करें पीएच 7 है या कोई और भी पीएच इसके लिए हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के साथ अमाइनो एसिड किस तरह का है, सॉल्यूशन किस तरह का है, ये उस पर डिपेंड करता है। ये इन एसिड और बेस, ये जो बेसिक पोर्शन है ये एसिडिक पोर्शन है, इनकी पीके ए और पीके बी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे
ये जो है ये न्यूट्रल के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट था कि ये एम्फोटेरिक स्पीशी के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट था आपका, यहाँ तक सिलेबस के मुताबिक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई हैं ये नॉलेज के लिए हैं, जो कि आपको एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बात आपको ज़हन में आ सके कि एम्फोटेरिक क्यों है। ये तो आता है पेपर में कि ज़िटर आयन क्या होता है, ज़िटर आयन क्या होता है और इसका एसिडिक बिहेवियर क्या है और बेसिक बिहेवियर क्या है, ये दोनों रिएक्शन आप इसमें लिख सकते हैं। ये बुक में अलग से लिखा हुआ है। एक्चुअली बुक में इस टॉपिक का नाम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड के हवाले से भी है, स्ट्रक्चर ऑफ ज़्विटर आयन के हवाले से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो फिर भी आप यही लिखेंगे। व्हाट इज ज़्विटर आयन, फिर भी आप यही लिखेंगे। व्हाट इज इंटरनल साल्ट, फिर भी आप यही लिखेंगे। बिहेवियर ऑफ ज़्विटर आयन आर अमाइनो एसिड इन एसिडिक आर बेसिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन लिख देंगे, इस तरह सिर्फ इसको लिखेंगे, बेसिक मीडियम में सिर्फ इसको आप लिख देंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये छोटा सा टॉपिक साथ एक इस पर ऐड किया हुआ है, कॉमन नेम्स ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या होंगे। आप याद रखें कि इसके IUPAC नेम भी होते हैं, कॉमन नेम भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर किस वजह से होते हैं, कॉमन नेम्स की वजह से। इसको हम देखते हैं पहले। IUPAC आसान है, वो भी एक दो देख लें। जैसे ये हमारे पास सिंपल ये अमाइनो, ये हमारे पास एथानोइक एसिड है। ये कौन सा कंपाउंड है, एथानोइक एसिड। इसकी जो सेकंड नंबर पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, 2 अमाइनो एथानोइक एसिड या अमाइनो एथानोइक एसिड भी कह सकते हैं, या कॉमन नेम में इसको अमाइनो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पे 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। ये हमने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर में भी कर चुके हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे इसके कॉमन नेम्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी बुनियाद क्या होती है, उसका ओरिजिन या उसकी कोई टिपिकल प्रॉपर्टी। जैसे ग्लाइसिन है, इसको ग्लाइकेस वर्ड से निकाला है क्योंकि ये स्वीट इन टेस्ट होता है। तो ग्रीक वर्ड में ग्लाइकेस का मतलब स्वीट और ग्लाइसिन इस वजह से इसको कहा जाता है। टाइरोस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज, चीज में ये पाया जाता है, इसलिए इसको टायोसाइन अमाइनो एसिड का नाम लिखा जाता है। उसके बाद कॉमन नेम्स जो होते हैं, इसी की एब्रीवेशन हम यूज करते हैं, फर्स्ट 3 लेटर। जैसे ग्लाइसिन है तो उसके लिए GLY जहां लिखा हो तो समझ ग्लाइसिन, ALA कहीं लिखा हो समझे एलानीन, और अगर HIS कहीं लिखा हो तो इसका मतलब हिस्टिडीन, और अगर वेलाइन है तो इसका VAL, और अगर प्रोलाइन है तो PRO। यानी कॉमन नेम जो हमने पीछे पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में, आपको याद होंगे, वहां जो भी हमने नाम याद किए थे उसके जो पहले 3 वर्ड्स लिख लें, तो इसकी एब्रीवेशन को हम यूज करते हैं कहीं पे भी कमर्शियली या बुक्स में अंडरस्टैंड करने के लिए। जहाँ पे GLY लिखा हो तो समझ लें ग्लाइसिन है, ALA लिखा हो तो समझ लें एलानीन है। IUPAC नेम भी आसान है, लेकिन कॉमन नेम से इसको याद रखा जाता है। तो ये अमाइनो एसिड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो है कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।